दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप अकेली औरत घर में कैसे रहेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुरेश की यूं अचानक दुर्घटना में गुजर जाने के बाद कल्पना तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो चुका है। जिसने भी सुना वही दुख के साथ साथ इस चिंता में भी डूबा था कि अब कल्पना और उसकी दोनों बेटियों का क्या होगा। 20 वर्षीय बड़ी बेटी अभी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी और छोटी बेटी 11वीं क्लास में थी। कल्पना जी वैसे तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने तो सुरेश के अतिरिक्त दुनिया में क्या है ये कभी देखा ही नहीं। उनकी छत्र छाया में वह निरसत थी, कहीं कुछ गलत नहीं हो सकता। घर गृहस्थी उसने बहुत अच्छी तरह संभाली, लेकिन बाहर की दुनिया में क्या करना होता है ये उसे नहीं पता था। उस पर से बिना किसी पुरुष की सहायता के रहना जैसे उसकी जान ही निकाले दे रहा था। घर परिवार के सभी लोगों ने मिलकर सारे काम निपटाए। पुश्तैनी घर में जो बहुत बड़ा था, केवल सुरेश का परिवार ही रहता था। बाकी दोनों भाई विदेश में रहते थे। सुरेश के रहते हुए किसी को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि ये जिंदगी के हर पहलू पर बहुत अच्छी तरह से पकड़ बनाए हुए थे। जबरदस्त वकालत चलती थी, जिसकी वजह से पैसा और पहुंच दोनों ही बहुत थे। कल्पना केवल अपने घर की चार दीवारी के अंदर ही सब कुछ देखती थी। पति की आमदनी, इन्वेस्टमेंट तथा अन्य किसी विषय में उसे कोई जानकारी नहीं थी। 13वीं के बाद दोनों देवरों ने कहा कि अब आप यहाँ अकेली कैसे रह पाएगी। सचमुच कल्पना तो सुनकर ही सिर गई कि इतने बड़े घर में बेटी लेकर कैसे रह पाएगी। सबने मिलकर एक उपाय निकाला कि इस घर को बेच दिया जाए और कीमत के 3 हिस्से कर दिए जाए। कल्पना एक फ्लैट खरीद सकती हैं। यही हुआ, घर बेच दिया गया और तीनों में बराबर रुपये बांट दिए गए। दोनों देवरों ने लौटने से पहले कल्पना से पूछा कि उसे किसी सहायता की जरूरत है, लेकिन कल्पना को लगा कि ज़्यादा अच्छा यही है कि वह अपने भाई की सहायता से फ्लैट खरीदे। भाई दूसरे शहर में रहते थे। अपनी नौकरी तथा परिवार की व्यस्तता के कारण कल्पना वाले शहर में आकर के फ्लैट ढूंढना उनके बस की बात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने अपने किसी मित्र से बहन के लिए फ्लैट देखने के लिए कहा। मित्र ने जो फ्लैट देखा वो वैसे तो हर तरह से ठीक था, लेकिन शहर के बाहर बना हुआ था। कल्पना की समस्या तो वहीं की वहीं रही। एक बेटी हॉस्टल में और एक बेटी को अपने साथ लेकर शहर के बाहर के फ्लैट में कैसे रहे। वैसे ही वह परेशान थी कि बेटा भी नहीं है, इसीलिए घर में बिना किसी पुरुष के कैसे रहेगी। समस्या का समाधान खोजने के लिए नंदोई सामने आए और उन्होंने उस फ्लैट को बिकवा कर उसी शहर में 20 बने हुए फ्लैट्स में से एक जो रीसेल में था, कल्पना को दिलवा दिया। इस फ्लैट में रिनोवेशन की जरूरत थी, क्योंकि पुराना था। पहले वाला फ्लैट भी जितने में खरीदा था उतने में नहीं गया था। कागजी कार्रवाइयों में भी पैसा खर्च हुआ था, नए फ्लैट में भी पैसा खर्च हो रहा था रिनोवेशन कराने में। इस काम में भी कल्पना को दूसरों की मदद लेनी पड़ रही थी, क्योंकि अपने अब तो करना जानती ही नहीं थी। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते, इसलिए कितनी भी कीमत पर कोई भी वस्तु उसके घर में भिजवा दिया करते थे और कल्पना मुंह मांगा दाम देती रहती थी। उसकी तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि वह खुद कंस्ट्रक्शन वाली दुकानों पर चली जाए और ठीक से देखकर सामान खरीद ले तथा मिस्त्री मजदूरों से काम करा ले। जैसे तैसे ये काम पूरा हुआ।
अभी भी कल्पना बेटी के साथ अकेले रहने में लगा था। डर तथा चिंता में डूबी रहती थी, डरती रहती थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पति का कोर्ट में ऑफिस भी रिश्तेदारों की सहायता से बेचा, लेकिन जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। जैसा भी लोग कहते गए कल्पना करती गई। उसकी तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि खुद किसी निर्णय पर पहुंचती या खोजबीन करती कि कितने में बिक सकता है। पति ने जो पैसा खुलेआम बैंक में जमा कर रखा था वह तो उसे मिल गया, लेकिन बाकी कहाँ है और उनसे संबंधित कागज का है, इसकी जानकारी कल्पना को नहीं थी। वह तो हमेशा ही इन सब बातों से बचती रही। कभी पति कहते भी थे कि तुम भी देख लो तो कह दिया करती थी आप है तो देखने के लिए। पति का पैसा इस तरह से काफी हद तक बर्बाद हो रहा था। कोई पेंशन तो थी नहीं, इसलिए उसी जमा पूंजी से घर का खर्च भी चल रहा था। इसके साथ ही लगातार कभी नंदोई से, कभी बहनोई से, तो कभी भाई से यही प्रार्थना करती रही थी कि तुम लोग आते जाते बने रहा करो, नहीं तो लोगों को लगेगा कि माँ बेटी अकेली रह रही है। इससे ही काम चल रहा था। बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई और रिश्तेदारों ने उसकी शादी के लिए लड़के बताने शुरू कर दिए। कल्पना को ये सोचकर बड़ी राहत मिली कि दामाद आ जाएगा तो घर में एक पुरुष सदस्य हो जाएगा। उसने रिश्तेदारों से शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए कहा। अब तक छोटी बेटी 12वीं पास कर चुकी थी और अपनी सहेलियों के साथ उसका मन भी काफी दूर के शहर में पढ़ने जाने के लिए था। कल्पना ने मना कर दिया और कहा अगर दूसरे शहर में पढ़ने जाना है तो मामा या मौसी के घर पढ़ने जाओ। बड़ी बेटी पढ़ाई पूरी करके घर आई। कल्पना ने उसे बताया कि उसकी शादी की बात चल रही है। पिता को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे और इस बीच उसने देख लिया था कि माँ ने कितना पैसा रिश्तेदारों के सहारे लेकर बर्बाद कराया है। बड़ी बेटी ने माँ से साफ मना किया कि अभी उसे शादी नहीं करनी। कैंपस प्लेसमेंट में उसकी नौकरी लग चुकी है। भले ही अभी थोड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन और मेहनत करके एक्सपीरियंस लेने के बाद और अच्छी नौकरी ढूंढने की। उसने कल्पना से कहा कि छोटी बहन जिस शहर में पढ़ने जाना चाहती है जाने दीजिए, क्योंकि उसका अच्छा करियर बनना बहुत जरूरी है। कल्पना को तो घबराहट हो रही थी ये सोच कर कि बड़ी बेटी शादी नहीं करेगी और छोटी बेटी दूसरे शहर पढ़ने जाएगी। वह गुस्से और डर के साथ अपनी बेटी से बोली तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? मैं इसे दूसरे शहर पढ़ने भेज दूँ? तुम्हें हॉस्टल छोड़ने और सारी व्यवस्था करने के लिए तुम्हारे पापा चले गए थे, पर इसके तो न पिता है न भाई है। इतना खराब जमाना है, ऐसे में कहीं कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बड़ी बेटी माँ से बोली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप है ना इसकी माँ और मैं हूँ ना इसकी बहन। मैं अपनी बहन का हर सपना पूरा करूंगी। आज से संगीत से कल्पना बेटी की तरफ देख रही थी कि ये किस तरह से जिम्मेदारी उठा सकती है। बेटी ने माँ से कहा किसी पुरुष के संरक्षण में रहने की इच्छा की वजह से आपने कितना पैसा बर्बाद करा दिया। क्यों नहीं आपने सब कुछ खुद संभाला? अब जो बचा है मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। पापा नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। अपने सपने भी पूरे करूंगी और अपनी बहन के सपने भी पूरे करवाऊंगी। मजबूती के साथ खड़ी हुई अपनी बेटी के सबर की दृढ़ता सुनकर अब तक डरी हुई जिंदगी बिताने वाली कल्पना के मन में भी हिम्मत आ गई। उसे लगा कि कितना अच्छा है बेटी अपने पिता पर गई है, मुझ पर नहीं। अब अपनी गलतियों पर उसका ध्यान जा रहा था। वास्तव में उसने कभी भी घर की आर्थिक स्थिति तथा रुपये पैसे के हिसाब पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए कितना नुकसान सहना पड़ा। पति के न रहने पर दूसरों का सहारा ढूंढा, सबने एक तरफ से उसे धोखा ही दिया।
अपने जरूरी काम करने के लिए खुद उठकर खड़ी नहीं हुई, जिस वजह से दूसरों ने भी लापरवाही से उनका काम किया। अभी भी वह बेटी की शादी करा के किसी दूसरे परिवार से आए पुरुष को घर का मालिक बनाना चाहती थी। आज वह अपनी निगाहों में शर्मिंदा थी। कल्पना बोली, सचमुच हिम्मत की कमी की वजह से मैंने बहुत निर्णय लिए, लेकिन अब बिना डरे इस स्थिति का सामना करूंगी, क्योंकि मेरे साथ तुम दोनों हो ना। मेरे बेटे, बड़ी बेटी माँ को गले लगाकर बोली, नहीं बेटे नहीं, बेटियां ही कहिए। क्या आपको लगता है कि हम बेटों से कम हैं? कल्पना ने दोनों के माथे सूंघकर जवाब दे दिया कि उसे बेटियों पर पूरा विश्वास है और उत्साह के साथ बेटियों का साथ देने के लिए तैयार हो गई। ये वो निश्चय कर चुकी थी कि अब उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। वो अपने परिवार की बागडोर अपने हाथ में ही रखेगी।